मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के लाभार्थियों से संबंधित जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। इससे इस कानून की पारदर्शिता को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के लागू होने के 1 साल से अधिक समय बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने वालों की कुल संख्या के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे ने एक बार फिर विवाद को जन्म दिया है, क्योंकि कई लोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। द हिंदू अखबार द्वारा दायर की गई एक सूचना का अधिकार आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने डेटा देने से मना कर दिया है, जिसके बाद इस मामले को केंद्रीय सूचना आयोग CIC में अपील के लिए ले जाया गया। CAA को दिसंबर 2019 में संसद ने पारित किया था और यह 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध और ईसाई के इन अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस कानून को लागू करने के लिए नियम 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किए गए थे। गृह मंत्रालय का रुख। द हिंदू द्वारा जून 2024 में दायर एक आरटीआई आवेदन में CAA के तहत आवेदन करने वालों और नागरिकता प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि सितंबर 2024 में मंत्रालय ने जवाब दिया कि ऐसी जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है और आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी CPIO को जानकारी संकलित करने या बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद द हिंदू ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC में अपील दायर की। 9 जुलाई को सुनवाई के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया ने मंत्रालय के जवाब को आरटीआई दिशा निर्देश के अनुरूप माना और कहा कि जो जानकारी उपलब्ध है उसे ही प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल 1 लाख वंचित। पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से मतुआ और नमशूद्र समुदायों के बीच CAA को लेकर काफी उम्मीदें थी। इन समुदायों की अनुमानित आबादी लगभग 2.8 करोड़ है, जो इस अधिनियम के संभावित लाभार्थी हैं। रानाघाट से भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद जगन्नाथ सरकार ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1 लाख मतुआ लोग इस अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए पात्र हैं, लेकिन अब तक केवल 100 से कम लोगों को ही नागरिकता मिली है। उन्होंने दस्तावेजों की आवश्यकता में ढील देने और कट ऑफ तारीख को संशोधित करने की मांग की है। अन्य राज्यों की स्थिति। असम में संसदीय कार्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने विधानसभा को बताया कि राज्य में केवल 2 लोगों को CAA के तहत नागरिकता दी गई है। वहीं गुजरात में कम से कम 373 लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई है। राजस्थान में सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले 1 साल में 8,500 आवेदकों में से 7,250 को नागरिकता दी गई। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दस्तावेजों की चुनौती। CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को ये साबित करना होता है कि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक हैं। इसके लिए शेड्यूल 1A के तहत 9 दस्तावेजों की सूची दी गई थी। हालांकि कई आवेदकों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, शिकायत की कि उनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि वे धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए बिना किसी कागजात के भारत आए थे। इस समस्या को देखते हुए 8 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया और दस्तावेजों की सूची में विस्तार किया। अब भारत में केंद्र या राज्य सरकार या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जो आवेदक या उनके माता पिता, दादा दादी या परदादा परदीदी को इन 3 देशों का नागरिक साबित करता हो, स्वीकार किया जाएगा। विवाद और आलोचना। CAA को लेकर कई राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विरोध देखा गया है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि जिन लोगों के पास पहले से ही वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, उन्हें फिर से नागरिकता के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया कि CAA के तहत आवेदन करने से लोग शरणार्थी के रूप में भी चिन्हित हो सकते हैं। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि CAA का भारतीय मुसलमानों को नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। CAA के नियमों को 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन ये BJP को पश्चिम बंगाल में अपेक्षित चुनावी लाभ नहीं दिला सका। तृणमूल कांग्रेस की मुहिम, जिसमें दावा किया गया कि CAA के तहत आवेदन करने से लोग अपनी मौजूदा पहचान खो सकते हैं, ये मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा किया। इसके अलावा असम में CAA को 1985 के असम समझौते के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी लोगों को पता लगाने और निर्वासित करने की बात कही गई। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से बाहर किए गए 19 लाख लोगों में से कई हिंदू CAA के तहत लाभ उठा सकते हैं,
लेकिन उन्हें विदेशी घोषित करने की अनिवार्यता के कारण वे आवेदन करने से हिचक रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा सीएए लाभार्थियों के डेटा को साझा न करने के फैसले ने इस अधिनियम के पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में, जहां इस कानून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद थी, लाभार्थियों की संख्या उम्मीद से काफी कम रही है। दस्तावेजों की कमी और प्रक्रिया की जटिलता ने कई पात्र लोगों को आवेदन करने से रोका है। इस बीच मंत्रालय का यह रुख कि डाटा आसानी से उपलब्ध नहीं है, सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शिता की मांग की ओर जटिल बना देता है। यह मुद्दा न केवल कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर करता है, बल्कि भारत की नागरिकता नीति और धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करने के दृष्टिकोण पर गहरे राजनीतिक और सामाजिक सवाल भी उठाता है।